हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग मौलिक अधिकारों की श्रृंखला में अनुच्छेद 14 को हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 21 पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 21 क्या है। आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 को समझने से पहले आप ये समझिए, ये भी आर्टिकल जो है वो उसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा नहीं है। वो स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन का है, लेकिन उसके मीनिंग मायने बहुत ज़्यादा है। और ये इतना बड़ा है जिसको मैं पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक वीडियो में कवर करना। मैं इसको 2 वीडियो में कवर करूंगा। और आज हम लोग इसके कुछ फैक्चुअल कंडीशन और आर्टिकल 21 को समझने का प्रयास करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 21 स्टार्ट होता है, नो पर्सन shall be deprived of no person shall be deprived of his life and personal liberty। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसकी जीवन से, हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव नहीं किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर बाय एस्टेब्लिश अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बाय लॉ ये बोलता है आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके जीवन से और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को डिप्राइव नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट जब तक कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जब तक कि कोई नियम कानून ना बनाया गया हो। तो ये बात, ये चीज बोलता है। तो आइए इस चीज को समझने के लिए एक केस पे चलते हैं। ए.के. गोपालन, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, स्टेट ऑफ मद्रास का केस था। 1950 का है ये केस। तो इस केस को समझने के लिए आप ये समझिए, आजादी से पहले जो ए.के. गोपालन थे वो एक तरीके से एक्टिविज्म थे। वो क्या कर रहे थे, वो सोसाइटी में लोगों को अवेयर करने का काम, इस तरीके से सारे कार्य को वो मद्रास में कर रहे थे। और उनको आजादी से पहले डिटेन कर लिया गया, डिटेन करके पकड़ के रखा हुआ था। तो जब 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, और उसी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, तो उन्होंने भी अपना केस फाइल किया। उन्होंने कहा आर्टिकल 32 के तहत मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उन्होंने ये बोला सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का भी उन्होंने सहारा लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी पर्सनल हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मेरी वायलेशन हो रहा है, और ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का है, इसलिए मुझे रिलीफ दिया जाए और मुझे छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने ग्राउंड्स रखे। तो उस समय पर ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन के फेवर में जजमेंट ना देके सरकार के पक्ष में फैसला दिया। सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए ये कहा, उन्होंने कहा कि देखिए, आपने ये तो बताया कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप आगे भी पढ़िए, आगे लिखा है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कि आपको जो डिटेन किया गया है, प्राइवेट डिटेंशन एक्ट के तहत आपको जो डिटेन किया गया है, वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, वो विधि के द्वारा एक कानून बनाकर आपको डिटेन किया गया, इसलिए आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली बात ये बोली गई। अब 28 साल बाद फिर से एक केस होता है, और उस केस का नाम था मेनका गांधी, मेनका
गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये 1978 का केस है। अब इस केस में मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। और अब ये समझिए, ये कहानी इस पे आने से पहले मैं आपको इसके बीच में भी एक केस हुआ था, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का, उसको मैं सोच रहा हूं आपको बता दूं, जिससे आपको इस पे गहराई से आप समझ पाए। तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, थोड़ा समय लूंगा आपका, कि आप ये समझिए, हम लोगों ने ये चीज समझी थी कि इमरजेंसी को हम लोगों ने पढ़ा था 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक हमारी इमरजेंसी चली थी। और ये जो इमरजेंसी लगी थी वो इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे लगी थी। इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे ये हमारी इमरजेंसी लगी थी। और ये समझिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 352, 356 और 360 तीन तरीके की इमरजेंसी हमारे आर्टिकल संविधान में बताता है। ये हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है, ये हमें स्टेट इमरजेंसी के बारे में बताता है, और आर्टिकल 360 हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। तो यहाँ पर 352 की इमरजेंसी लगी थी इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे। और जो 352 की इमरजेंसी है वो 3 ग्राउंड्स पे लगती थी, वार हो जाए, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की कंडीशन आ जाए। उस समय तक मैं बता रहा हूं, ये बात चल रही है हमारी, जब वो इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे लगी थी, उस समय पर यहाँ पे टर्म यूज होता था इंटरनल डिस्टरबेंस। बिफोर 44 अमेंडमेंट, मतलब 44वें संविधान संशोधन से पहले यहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस लिखा हुआ था। इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, जो कि 44वें संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ, जब ये इमरजेंसी देखिए खत्म हो रही है 21 मार्च 1977 को, 1978 में जब जनता दल की पार्टी बनेगी, तो वो इंटरनल डिस्टरबेंस टर्म को वहां पर मॉडिफाई करके यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे, वो आर्म्ड रिबेलियन का। तो उस समय पर इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे इमरजेंसी लगाई हुई थी इंदिरा गांधी सरकार ने। और हमें अब ये समझना है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, अच्छा देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी, जब इंडिया चाइना का वार 1961 में चल रहा था तब भी डिक्लेयर कर दी गई थी, नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। वो इमरजेंसी हमारी लगभग खत्म ही होने को आई थी तब तक। 1971 में जो पाकिस्तान से वार चल रहा था, उस पे वार के कारण हमारी इमरजेंसी फिर डिक्लेयर हो गई थी, नेशनल इमरजेंसी चली रही थी। उसके बाद इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे फिर से इमरजेंसी लगा दी थी 25 जून 1975 से 1977 तक। तो देखिए, उन्होंने जो लगाई थी, बेसिकली उस समय पे क्या होता था, ये देखिए 352 जो अनुच्छेद है वो हमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। और इसी 352 में जब आप नीचे आएंगे, 358 अनुच्छेद और 359, जो ये हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और 359, ये जब नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या करते हैं, हमारे सारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। तो देखिए, जब हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो गए उस समय पे, मतलब कि जो 12 से 35 तक आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इवन ये समझिए आर्टिकल 32 का भी आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते थे, जो वो भी नहीं जा पाओगे उस समय तक। लेकिन उस समय पर, लेकिन देखिए इसी जगह मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तब उन्होंने कहा कि आप सारे फंडामेंटल राइट्स नहीं खत्म कर सकते हो, इवन 20 और 21 जो है वो आपका हमेशा, मतलब आपकी जो करंट सिनेरियो है 20 और 21 हमारा हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, वो कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता है। तो लेकिन उस समय, उससे पहले की देखिए कंडीशन क्या थी, 358 359 के तहत क्या होता था, सारे फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर देंगे अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और चूंकि इंटरनल डिस्टरबेंस नाम पे इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी हुई थी, उस समय पर एक केस हुआ था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का। उस केस का नाम आप नोट कर लीजिए, यहां पे लिख देता हूं, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का 1976 का है।
ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम पीरियड। उसी टाइम पर एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला के केस में ये हुआ था, ये समझिए प्राइवेट डिटेंशन एक्ट के तहत क्या करा गया था, बहुत से लोगों को कस्टडी में ले लिया जाता था। जैसे कि हमें पता है जुडिशियल कस्टडी हमारी होती है, पुलिस कस्टडी होती है और पर्सनल कस्टडी होती है। तो पुलिस कस्टडी में बहुत लोगों को डिटेन करके रखा हुआ था और उनके ऊपर प्रोसीडिंग बिना चलाए उन्हें जेल में रखा हुआ था। तो एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जो ये केस हुआ था 1976 का, वो ड्यूरिंग इमरजेंसी टाइम पीरियड, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस जब हमारा हुआ था, उसके इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे लगी थी, उसी के बीच में ही ये हमारा केस हुआ था। इसमें क्या हुआ था, कई लोगों को जेलों में भरा गया। तो जब ये सवाल उठा, उन लोगों ने हमारा बोला कि अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, तो उन्हें कहा गया नहीं जा सकते हो आप। और उसके बाद उनकी सारी बातों को दरकिनार कर दी गई, नहीं माना गया। इसमें आप ये समझिए एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में 4-1 से जजमेंट आया था। और ये जो जजमेंट हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है, जो अनुच्छेद 32 में हमें 5 प्रकार की रिट दी गई है, उसमें एक हैबियस कॉर्पस की भी रिट होती है। उस हैबियस कॉर्पस की रिट को भी उस समय पर ये समझिए उसकी भी पावर को खत्म, मतलब ये बता दिया गया था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो आपकी वो पावर भी खत्म, सस्पेंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से जजों ने, जो 4 जजों ने फेवर किया, वो सरकार को ही फेवर करा। उन्होंने कहा हैबियस कॉर्पस की जो रेट है वो भी यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रेट है वो भी यहाँ पर अमान्य हो जाएगी, मान्य नहीं होगी। तो समझिए संविधान का कितना गला घोटा जा रहा था, शोषण हो रहा था उस समय पर। लेकिन एक जज यहाँ पर देखिए थे, जो जिनका नाम था HR खन्ना, हंसराज खन्ना एक जस्टिस थे, जिन्होंने कहा नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रेट है उसका उसकी जो पावर है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अगर आप उसको भी सस्पेंड करेंगे तो इन फंडामेंटल राइट्स की वैलिडिटी का क्या है, ये सारे फंडामेंटल राइट्स जब रिड्यूस कर दे रहे हो, आप खत्म कर दे रहे हो, तो कुल मिलाकर उन्होंने सरकार के अगेंस्ट में अपना जजमेंट दिया। और इन्हीं एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का जो फैसला था, इसको आजादी के बाद कई सालों बाद 2017 में एक फिर से केस हुआ, KS पुट्टास्वामी का केस था। उसमें इस चीज की गलती को जुडिशरी ने अपनी रिकवर किया, मतलब जो इस फैसला यहाँ पे जो फैसला दिया, उस फैसलों को यहाँ पर उन्होंने पलटवार किया, बदला। तो अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस जो है वो हमारा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ इमरजेंसी में हुआ। और उसी के बाद ये समझिए जब नेशनल इमरजेंसी जो है ये हटी 1977 में, फिर जब जनता दल की सरकार आई तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन करा। चूंकि इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन जो है इमरजेंसी के दौरान ही किया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था। ये सारे जिक्र हम लोग करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें हमें रिलेटेड ही रहेंगी। तो जब उसके बाद इस 42वें संविधान संशोधन से उन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 43वें में कुछ चीजें हटाई गई और 44वें संविधान संशोधन इसीलिए किया गया था ताकि इस 42वें को कवर कर पाए, जो कि पूरी तरीके से वो कर भी नहीं पाए थे। बाकी सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इन्वॉल्वेशन आएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई फैसलों से अपने उन चीजों को रिकवर कराया। और जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तब वहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पर आर्म रिवेलियन शब्द इस्तेमाल किया गया उस जगह पर। और उसी समय पर ही ये समझिए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का फिर से केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया। और उसमें क्या किया गया था, मेनका गांधी के ऊपर प्रोसीडिंग इनके पासपोर्ट को डिटेन कर लिया गया था, रख लिया था सरकार ने कि ये कहीं बाहर ना जा पाए। और तब इन्होंने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट गई और इन्होंने वहां पर अपनी बात रखी कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, राइट आर्टिकल 21 का, क्योंकि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को क्या कहते हैं, कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता। तो इन्होंने वो जो मेरा पासपोर्ट है, मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 में, तो मुझे रेमेडी मतलब दी जाए। तो मेनका गांधी केस में ही जो बात यहाँ पर बोली गई थी AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में, वही बात 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने पलट दी अपने ही फैसले को, जो यहाँ पर उन्होंने फैसला दिया था। यहाँ पर पलटते हुए ये कहा, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब कि नियम कानून बनाकर आप किसी की भी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को आप छीन सकते हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब होगा फेयर जस्टिस, फेयर एंड जस्टिस होना चाहिए, मतलब वो जो है, और रीजनेबल होना चाहिए, मतलब जो भी लॉ बनाओगे वो फेयर जस्टिस और रीजनेबल होना चाहिए।
मतलब कि अब मैं आपको एक व्यवहारिक भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप ये समझिए, मैं यहाँ पर लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कोई किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, मतलब कि अगर प्रोसीजर अगर बना दिया जाए, प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ, अगर कोई लॉ अगर बना दिया जाए तो यानी कि छीना जा सकता है। मानी अगर मैं किसी भी एक समुदाय की बात करूं, जैसे कि मान लीजिए किसी भी जाति की बात करूं या किसी भी संप्रदाय की बात करूं कि मुझे ये लोग अच्छे नहीं लगते हैं, मैं पार्लियामेंट में आ गया और मैं एक तरीके से नियम बनाता हूं कि सभी लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया जाए। ऐसा मैंने एक एक्ट पास कर दिया और मैंने जब कोर्ट में ये चैलेंज होने के लिए गया तो मैंने ये बताया क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ, और मैंने स्टैब्लिश बाई प्रोसीजर भी फॉलो किया, स्टैब्लिश भी किया और लॉ भी बनाया, और उसके तहत मैंने सबकी जान ले रहा हूँ तो मैं ले सकता हूँ। तो कानून कहेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो हमको मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस की याद दिलाएगा और बोलेगा कि इस केस में कहा गया था प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ को जो है वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, वो प्रोसीजर जो है स्टैब्लिश, और इसको हम लोग प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ ना पढ़ के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये चीज पढ़ेंगे। तो देखिए जब हमारा संविधान बन रहा था, जब लागू हो रहा था, तो उस समय पर ये समझिए यही बात बोली जा रही थी कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया जाए। लेकिन उस समय पर जब आप वो डिबेट्स वगैरह को आप देखोगे तो उसमें उन्होंने बताया था कि ठीक है हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ ही करते हैं क्योंकि हमारे देश की जिस तरीके की चुनौतियां हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमें हो सकता है कठोर कदम भी उठाने पड़े। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को फिर से मॉडिफाई करा अपने इस केस में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ जहां पर लिखा है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ेंगे आप, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होगा जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए वो लॉ। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरीके का नियम बनाएंगे और उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी छीन लेंगे। तो ये आर्टिकल 21 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी ये एक वीडियो में नहीं कवर होगा। आर्टिकल 21 में कई चीजें आएंगी। अब जैसे कि राइट टू स्लीप, इस समय सोने का अधिकार भी है, वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये आपका एक फंडामेंटल राइट हो गया और आर्टिकल 21 में इसको डाल दिया गया है। राइट टू डाई, जैसे कोई पैसिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया इच्छा मृत्यु की अगर चाह रखता है तो पैसिव यूथेनेसिया हमारे यहाँ अब क्या कर दी गई है, वो एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स के रूप में दे दी गई है। इसके बारे में भी सब बात करेंगे। तो एक्टिव यूथेनेसिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसिव यूथेनेसिया की बात कर रहा हूं, वो हम लोगों को दे दी गई, वो आर्टिकल 21 में डाल दिया गया। तो आर्टिकल 21 एक तरीके से बहुत बड़ा बॉक्स हो चुका है, इसमें बहुत ढेर सारी चीजें जा चुकी हैं, लेकिन हम लोग इसको बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आई होप मुझे लगता है कि आपको समझ में आया आर्टिकल 21। मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक बार रिवाइज भी करा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैंने सबसे पहले बताया अनुच्छेद 21 जो है बहुत ही छोटा है, इतना है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ नहीं किया जाएगा तब तक आप किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकते हो। तो आप ये समझिए इस तरीके की बात हो रही थी। तो ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का एक केस था जिसमें ये बात कही गई थी कि जो ए गोपालन थे वो आजादी से पहले से ही जेल में थे, आप इस तरीके से समझ लीजिए। तो उन्होंने जब ये संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट जान गए और उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स 21 का वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे लिखा नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और हमें मतलब डिटेन करके रखा हुआ गया है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का हवाला दिया, क्योंकि यहाँ आगे ये भी लिखा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, इसलिए आप जेल में रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप अभी नहीं छूटेंगे। लेकिन यही बात जब मेनका गांधी वाले केस में आई यूनियन ऑफ इंडिया, तो इनका जब पासपोर्ट रख लिया गया तब उस केस में क्या हुआ, उस केस में भी सरकार ने कहा कि हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के अंतर्गत इनका क्या कहते हैं पासपोर्ट रखा हुआ है। तो उस जगह पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चीज गलत है। आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के अंतर्गत ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से लॉ बना के हर चीज को लॉ बना के आप उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से आप खिलवाड़ करें, नहीं कर सकते आप। तो वो उन्होंने इस फैसले को जो यहाँ पर दिया था इसको यहाँ पर पलट दिया 1978 में
इसी तरीके से जब हम लोगों ने ये समझा कि जब ये आर्टिकल 21 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए था, वो था हमारा जब तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगी। इससे पहले भी हमारी इमरजेंसी लग चुकी थी, ये समझिए, जब इंडिया चाइना वार चल रहा था। उसके बाद जब 1971 का पाकिस्तान वार चल रहा था, उस समय में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, वो खत्म नहीं हुई थी। इसी के बाद ही 25 जून 1975 को इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर फिर से इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने। क्योंकि नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 352 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 356 स्टेट इमरजेंसी को बताता है, और अनुच्छेद 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक हमारे देश में एक भी बार नहीं लगी है, और स्टेट इमरजेंसी कई बार कई समय पर लगती रहती है, बहुत ज्यादा बार ये लग चुकी है। लेकिन ये नेशनल इमरजेंसी हमारी तीसरी बार उन्होंने जब लगाई, तब उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, जब ये इमरजेंसी खत्म हुई, तब इंटरनल डिस्टर्बेंस को शब्द हटा के वहां पर आर्म रिबेलियन शब्द इस्तेमाल कर दिया गया। और उसी इमरजेंसी टाइम पीरियड के में एक केस हुआ था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला का, जिसमें 4-1 से बहुमत आया था, जिसमें से एक जज थे हमारे HR खन्ना जी। उन्होंने क्या कहते हैं जनता के फेवर में हैबियस कार्पस रेट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, उसके फेवर में अपना जजमेंट दिया था। जबकि 4 जजों ने क्या हुआ था, वो सरकार के पक्ष में फैसला दिया था। उन्होंने बोला था कि इमरजेंसी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोविजन। जब आप 358 और 359 को पढ़ेंगे, जो नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन को आप ये समझिए 1978 से पहले ये सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर देता था, इसके पास इतनी पावर थी। उसने बाद में क्या करा, जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, तब उसने क्या कहा, उसने कहा कि अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी कंडीशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड नहीं होंगे। मतलब आप किसी की जीवन और पर्सनल लिबर्टी से को आप नहीं छीन सकते हो। इवन नेशनल इमरजेंसी भी आप डिक्लेयर कर दो पहले इस तरीके से, मतलब बड़े कठोर प्रावधान थे। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने समझा। अभी हमें इसी तरीके से चीजें समझनी। अब हम ये समझना है कि आर्टिकल 21 में, ये समझिए 2011 में क्या गया, राइट टू स्लीप करके एक बाबा रामदेव का ही केस है, उसमें राइट टू स्लीप को फंडामेंटल राइट्स की तरीके आर्टिकल 21 में डाल दिया। इस तरीके से कई राइट्स हमें यहाँ पर दे दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग बारीकी से अभी आगे धीरे धीरे समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी बात समझ में आई होगी हमारी, जिसकी अभी अनुच्छेद 21 की एक भूमिका तैयार हो रही है। और ये चीज़ें इसी तरीके से रिलेट करके आप समझेंगे, तो जिससे आपको थोड़ी और भी चीज़ों की जानकारी होती रहे। जैसे कहा कि आप ये मत भूलिएगा कि अनुच्छेद 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, और 360 में फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन है। 358-59 जो है वो फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी सारे सस्पेंड कर देंगे। लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो क्या फंडामेंटल राइट्स हमारे सस्पेंड होंगे कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि स्टेट इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ये समझिए, क्योंकि लगती रहती है हर समय। बस कंट्रोल क्या है, सेंट्रल के पास आ जाएगा। जब इमरजेंसी को हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे तो हम लोग चीज़ों को भी समझेंगे। तो और ठीक है, आपको उसमें जो भी समझ में आप नोट करिए। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।